नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ करंट अफेयर। तो आज आपको पता है कितनी तारीख है आज? आज है हमारी 11 तारीख। कितनी तारीख है आज हमारी? 11 तारीख है। और आज हम लोग क्या करेंगे? 11 तारीख का जो करंट अफेयर है उसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। 11 अक्टूबर की करंट अफेयर की बात करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि किस तरह से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग डेली आपके लिए इंग्लिश और हिंदी में करंट अफेयर्स लेकर के आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को गुरुजी 4.0 के साथ। करंट अफेयर्स अब आपके हाथ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला सवाल आपके सामने है कि टाइम्स हायर एजुकेशन THE, क्या है ये? टाइम्स हायर एजुकेशन THE, इसने एक रैंकिंग निकाली है। हर साल निकालते हैं। कौन सी? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। तो इसके अंदर दोस्तों जो पहला नंबर है, यानी जो शीर्ष पर जो विश्वविद्यालय रहा है, वो कौन सा विश्वविद्यालय रहा है दोस्तों? ऑक्सफोर्ड। यानी कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, ये कहाँ पे है? यूके में है। कहाँ पर है ये? यूके में है। इसने विश्व में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ये था आपका पहला सवाल। कुछ और जानकारी आपको दे दूं इसके बारे में। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो है, लगभग लगातार पिछले कितने साल से, 10 साल से विश्व में कौन से नंबर पे बना हुआ है दोस्तों? पहले नंबर पे बना हुआ है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और हार्वर्ड विश्वविद्यालय है इस बार, वो तीसरे स्थान से गिर करके और कौन से स्थान पे पहुंच गया है? 5वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है। और 2026 की जो रैंकिंग है, उसमें भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश बन गया है। यानी जो सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं जो सूचीबद्ध हैं इसमें, तो वो कहाँ की है? भारत की है। हालांकि भारत का टॉप 10 में कोई भी स्थान नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसी को सवाल को इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। विच यूनिवर्सिटी टॉप्ड द टाइम्स हायर एजुकेशन THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026? and the correct answer will be University of Oxford. Correct answer will be University of Oxford. And here you can see the explanation in English also. University of Oxford retained the number 1 position globally for the 10 consecutive years. Okay, चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भारतीय सेना के संदर्भ में सक्षम का क्या अर्थ है? तो आपको पता होना चाहिए जो सक्षम का जो फुल फॉर्म है क्या है। इसको आप स्टार लगा लेना। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। इसको स्टार लगा लो। देखो इसका सही क्या होगा? सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट। यानी जो सॉफ्ट एंड हार्ड किल के जो एसेट होते हैं उनका मैनेजमेंट करने के लिए एक सिस्टम बनाया है जो सिचुएशनल अवेयरनेस पे काम करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये सिस्टम किसके पास है? अभी इंडियन आर्मी के पास में है। ठीक है दोस्तों, ये एंटी ड्रोन ग्रिड है। यानी ये ड्रोन की अपने आप पहचान करेगा और अपने आप क्या करेगा दोस्तों? उसको मार गिराएगा। और मारने का जो तरीका है वो भी कौन चुनेगा? सक्षम जो सिस्टम है वो खुद ही चुनेगा। चलिए थोड़ा और एक्सप्लेनेशन इसके बारे में देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने 2025 में स्वदेशी काउंटर अनमैन्ड एयर व्हीकल UAS ग्रिड सक्षम लॉन्च किया। यानी कि जो UAV होते हैं उनको काउंटर करने के लिए हमने ये एक सिस्टम बनाया है जो कि भारत में ही निर्मित है। ठीक है। सक्षम जो है वो रियल टाइम में दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने के लिए, उसको ट्रैक करने, पहचानने और उसको बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है। और ये जो है ये BEL जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उसकी सहायता से गाजियाबाद में जो इनका बेल का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे इसको क्या किया गया है दोस्तों? डेवलप किया गया है। और सक्षम सिस्टम जो है वो ज़मीन से 3000 मीटर यानी 10,000 फीट हाइट तक हवाई क्षेत्र की क्या कर सकता है? निगरानी कर सकता है। ठीक है। अब हम देखते हैं सवाल को इंग्लिश में। What does सक्षम stands for in the Indian Army context? The full form will be situational awareness for kinetic soft and hard kill asset management. And you can see the explanation in English also. What for is this system designed? This is designed to detect, track, identify and neutralize enemy drones in real time. So this is very important fact which you should remember. And at what height it can work? Up to 10,000 feet above ground it can work. Okay, let's move to next question. अगले सवाल पे आ जाते हैं। पंजाब में शुरू किए गए सरदार @
150 यानी सरदार के 150 वर्ष पूरे हुए, उसके लिए क्या निकाला गया, एकता मार्च अभियान जो है वो निकाला गया। तो इसमें किसकी जयंती मनाई गई, तो आपको याद होना चाहिए अभी सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई थी। ठीक है, और इसके लिए एक मिशन भी चलाया गया, कौन सा, एक भारत आत्मनिर्भर भारत। ठीक है दोस्तों, ये आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, ये स्टेचू ऑफ यूनिटी की फोटो है जो भारत में सबसे ऊंची जो प्रतिमा है। तो इसमें सही आंसर क्या आएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप पंजाब पढ़ करके यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते थे और सरदार भगत सिंह यहाँ पे आप कर सकते थे, लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, पंजाब के राज्यपाल कौन है अभी, गुलाब चंद कटारिया, ये राजस्थान से संबंध रखते हैं। इन्होंने इनकी 150वीं जयंती पर चंडीगढ़ में एकता मार्च अभियान को क्या किया, शुभारंभ किया, जो 6 दिसंबर 2025 तक पूरे पंजाब में चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पे चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हम इसी सवाल को अब देखेंगे एक बार इंग्लिश में। हुज बर्थ एनिवर्सरी इज बीइंग, ये किस नाम से है, सरदार @150 यूनिटी मार्च कैंपेन एंड इट इज लॉन्च्ड इन पंजाब एंड द करेक्ट आंसर विल बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन and you can see the explanation. The Punjab governor Gulab Chand Kataria launched this Sardar @150 unity march. So you should remember this. Now let's move to next question. साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025 किसको सम्मानित किया गया, तो इनका नाम थोड़ा सा हार्ड है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। लास्लो, क्या नाम है इनका, लास्लो क्रास्नाहोर्काई, लास्लो क्रास्नाहोर्काई इनका नाम है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इनको क्या दिया गया है, साहित्य का क्या दिया गया है दोस्तों, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यू कैन सी कि इसका एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हो। कहाँ के लेखक है, हंगरी के लेखक है, हंगेरियन लेखक हैं। ठीक है, इन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो ये आप बाकी इन्फॉर्मेशन कब घोषित किया गया था, ये 9 अक्टूबर 2025 को। और इनको जो ये पुरस्कार एक कब दिया जाएगा, 10 दिसंबर 2025 को स्टॉकहोम में जो आयोजित कार्यक्रम है उसके तहत इनको ये पुरस्कार दिया जाने वाला है। And you can see this question in English also. Who has been awarded the Nobel Prize in Literature 2025? And the correct answer will be Laszlo Krasznahorsky. This is the name. So you should remember, it is a important question. Okay, let's move to next question. अगला सवाल चलते हैं। मिसेज यूनिवर्स, ये मिस यूनिवर्स नहीं है, याद रखना कौन है, मिसेज यूनिवर्स 2025 का जो खिताब है वो किसको दिया गया है, तो दोस्तों ये जो खिताब मिला है सैरी सिंह। क्या नाम है इनका, सैरी सिंह, इनको मिला है ये अवार्ड और इन्होंने जीता है मिसेज यूनिवर्स 2025। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए क्या नाम है इनका, सैरी सिंह इनका नाम है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट है। और ये कहाँ पर हुआ था, फिलीपींस की जो है, फिलीपींस की जो राजधानी मनीला, वहाँ पर ये कार्यक्रम जो आयोजित हुआ था उसके अंदर ये मिला था। यह मिसेज यूनिवर्स के इतिहास में भारत की पहली जीत है। तो आपको याद रखना चाहिए, इनका नाम भी याद रखना चाहिए, क्या नाम है, सैरी सिंह। ठीक है, और ये जो मिसेज यूनिवर्स होता है आपको पता है विवाहित महिलाओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। एक मिस यूनिवर्स होता है जिसमें अविवाहित महिलाएं भाग लेती है और ये मिसेज यूनिवर्स है जिसमें विवाहित महिलाएं भाग लेती हैं। ठीक है, एंड यू कैन सी दिस in English also. Who has crowned Mrs. Universe 2025? And the correct answer will be Sari Singh. And here is the explanation of this question. Okay, let's move to next question. हाल ही में किस देश ने महासागर संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया? ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया, पलाऊ। एक कहाँ पर आयोजित किया है, पलाऊ के अंदर जो है ये अंडर वाटर इंटरव्यू। आप देख सकते हैं किस तरह से ये अंडर वाटर इंटरव्यू किया गया। देखो, महासागर संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पलाऊ ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया। यह इंटरव्यू राष्ट्रपति सुरंगेल जूनियर ने एस्टोनियाई तैराक और कार्यकर्ता मेरले लिवांड के साथ में किया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना था। इस सत्र में जो लाइव
टेक्निक है उसका इस्तेमाल किया गया, जो प्रकाश का उपयोग पानी के भीतर ध्वनि संचरण के लिए करती है। तो वो जो पलाऊ है ये कहाँ पर है, फिलीपींस के पूर्व में स्थित है, लगभग 340 द्वीप समूह वाला एक देश है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। एंड you can see in English, which country recently hosted the world's first ever live underwater interview to raise ocean protection awareness? And the correct answer is Palau. What is the correct answer? Palau. Okay, let's move to next question. नोबेल शांति पुरस्कार, क्या नाम है? नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसको सम्मानित किया गया है? तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो मारिया कोरिना मचाडो इनको दिया गया है। किसको दिया गया है? मारिया कोरिना, MKM से याद रखना इसको, मारिया कोरिना मचाडो, इसको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, ये जो मारिया कोरिना मचाडो है ये कहाँ की रहने वाली है? वेनेजुएला में। इन्होंने क्या किया है? वहाँ पे लोकतंत्र को बढ़ावा दिया है, इसके लिए इनको 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। ये 20 से अधिक वर्षों से निष्पक्ष चुनावों की वकालत कर रही हैं। ठीक है, तो ये सवाल है, इसको इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस? एंड द करेक्ट आंसर इज मारिया कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो, यू शुड रिमेंबर दिस, मारिया कोरिना मचाडो। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाल ही में भारत भर में राष्ट्रीय डाक दिवस यानी कि नेशनल पोस्टल डे या नेशनल पोस्ट डे 2025 मनाया गया। किस तारीख को मनाया गया है? ये 10 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? 10 अक्टूबर को ये मनाया गया है। ये आपको याद रखना है कि 10 अक्टूबर को क्या मनाया गया? भारतीय डाक दिवस मनाया गया। कौन से विभाग ने मनाया? ये जो हमारा इंडिया पोस्ट विभाग है उसके द्वारा ये मनाया गया। ठीक है, और इस बार की जो थीम थी वो क्या थी? पोस्ट फॉर पीपल। क्या थीम थी? पोस्ट फॉर पीपल इस बार की जो है वो थीम थी, स्थानीय सेवा वैश्विक पहुंच। तो ये आपको थीम भी इसकी याद रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट इसमें इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द नेशनल पोस्ट डे 2025 क्या है? नेशनल पोस्ट डे 2025 वाज रिसेंटली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन विच डेट? एंड द करेक्ट आंसर विल बी अक्टूबर 10। अक्टूबर 10, या फोटो भी यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक तौर पर क्या किया है? राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी है। तो आपको याद रखना है कैलिफोर्निया, बहुत सारे भारतीय है जो कैलिफोर्निया में निवास करते हैं। तो इस बार जो है कैलिफोर्निया जो राज्य है अमेरिका, उसने दिवाली पर क्या किया है? राष्ट्रीय अवकाश को घोषित किया है। तो ये आपको याद रखना है, कैलिफोर्निया ने क्या किया है? दिवाली पर राजकीय अवकाश को मान्यता दी है, और ये ऐसा करने वाला तीसरा अमेरिकी राज्य बन गया है। इसके पहले जो 2 अमेरिकी राज्य थे वो कौन से थे? पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट, ये 2 राज्य पहले थे, और तीसरा राज्य कौन सा हो गया है? कैलिफोर्निया हो गया। इससे पता चलता है कि जो हमारे भारतीय जो डायस्पोरा है उसका जो प्रभाव है वो वैश्विक स्तर पर किस स्तर तक बढ़ा हुआ है। विच US स्टेट रिसेंटली ऑफिशियली रिकॉग्नाइज दिवाली एज स्टेट हॉलीडे? एंड द करेक्ट आंसर विल बी कैलिफोर्निया। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025, ठीक है, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था दोस्तों एक्सेस टू सर्विसेज मेंटल हेल्थ इन क्राइसिस। मेंटल हेल्थ इन क्राइसिस, एक्सेस टू सर्विसेज, ये इस बार की क्या थी? मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की क्या थी ये इस बार की ये मेंटल हेल्थ डे की थीम थी। चलिए आपको कुछ और जानकारी देते हैं। जो पहला मानसिक स्वास्थ्य दिवस है वो 1992 में मनाया गया। हर साल 10 अक्टूबर को जो है ये दुनिया भर में मनाया जाता है। और 2025 की इस बार की जो थीम है वो क्या है? सेवाओं तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य। आपको पता है वैश्विक स्तर पर कई जगह पर क्या चल रहा है? संघर्ष की स्थिति चल रही है, जैसे रूस यूक्रेन हो गया, इजराइल फिलिस्तीन हो गया। तो इसीलिए जो है इस बार की थीम इस प्रकार से रखी गई है। WHO की एक रिपोर्ट है, ये आप आपके आंसर राइटिंग में काम ले सकते हो। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 8 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य विकार से पीड़ित है। ये आप जब मेंस की आंसर राइटिंग करें वहाँ पर इस डाटा को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। What is the theme of World Mental Health Day? We have just discussed and it is access to services mental health in crisis, ठीक है। एंड
you should remember that WHO reports that 1 in 8 people globally suffer from some form of mental health disorder. ओके, तो ये थे आपके करंट अफेयर के 10 सवाल। अब हम बात करेंगे हमारे जर्नल अवेयरनेस के सवालों पे। तो पहला सवाल है आपका, तुर्की में, आपको पता है अभी कल ही हमने इसके बारे में बात की थी, मानव मुख वाला 12,000 साल पुराना एक टी आकार का क्या मिला है, स्तंभ खुदाई में मिला है, जिसकी हमने आपको फोटो भी दिखाई थी। सवाल क्या है कि नवपाषाण काल के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नवपाषाण काल का स्थल है। तो दोस्तों जो चिरांद है, बिहार में एक जगह है चिरांद, ठीक है, ये क्या है, ये नवपाषाण काल का भारत में एक स्थल है। तो आपको ये याद रखना चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, सरकार ने तंबाकू पर अंकुश लगाने के लिए तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 क्या किया है, अभी शुरू किया है। तो आपको बताना है कि तंबाकू के संदर्भ में बताइए कि जो तंबाकू जो है वो किस पादप परिवार से संबंधित है। तो ये किस पादप परिवार से संबंधित है, देखो इसकी फैमिली मैंने यहाँ पे आपको लिखी है। कौन सी फैमिली से संबंधित है ये, सोलेनेसी। इस कौन से फैमिली से है ये, सोलेनेसी फैमिली से संबंधित है। और तंबाकू को क्या बोला जाता है, निकोटियाना, निकोटियाना भी बोला जाता है। और ये कौन से पादप परिवार से संबंधित है, सोलेनेसी पादप परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो औषधि निरीक्षक होते हैं उनको औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार भी दे दिया है। औषधि रसायन के संदर्भ में हमें बताइए कि एस्पिरिन जो दवाई आती है, एस्पिरिन, उसको रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो एक बड़ा सा नाम है इसका, क्या नाम है, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। क्या नाम है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसे आमतौर पर क्या कहा जाता है, एस्पिरिन के रूप में इसको जाना जाता है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, C9H8O4, ये इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है। तो ये अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या दिया है, रसायनों के निरीक्षण का अधिकार भी जो है वो किसको दे दिया है, औषधि निरीक्षकों को दे दिया है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। उड़ीसा के पुरी में कल हमने इसके बारे में बात की थी कि ज्ञान यज्ञ मंडप क्या बनाया गया है, एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है जिसका क्या नाम रखा गया है, ज्ञान यज्ञ मंडप बनाया रखा गया है। अब आपका सवाल क्या है कि भारत में पहली प्रमुख डिजिटल जो लाइब्रेरी की जो पहल है वो निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा IIT खड़गपुर। क्या आंसर आएगा इसका, IIT खड़गपुर इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। RBI ने डिजिटल मुद्रा के लिए रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है, रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया है। किसने किया है, RBI ने किया है। और किसके लिए किया है, डिजिटल मुद्रा के लिए किया है। ये तो हो गई आपकी इन्फॉर्मेशन। अब सवाल पे आते हैं। बताइए कि जो RBI है यानी भारतीय रिजर्व बैंक है, उसने ई-रूपी को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब लॉन्च किया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 2022। जो RBI है उसने ई-रूपी परियोजना जो है उसको कब शुरू किया, दिसंबर 2022 तक इसका क्या किया, पायलट मोड में इसको लॉन्च किया। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वैश्विक व्यापार तनाव के बीच RBI ने बैंकों को बढ़ावा देने और कॉरपोरेट समेकन और रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए क्या किया है, ऋण सुधारों की घोषणा की है। किसकी घोषणा की है, ऋण सुधारों की घोषणा की है। अब भारत में जो वित्तीय बाजार है, जो फाइनेंशियल मार्केट है, उनके बारे में आपको निम्न कथनों पर क्या करना है दोस्तों, विचार करना है। तो पहला है कि जो मुद्रा बाजार उन उपकरणों से संबंधित होते हैं जिनकी परिपक्वता की अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है। तो 1 वर्ष से अधिक नहीं होती है, 1 वर्ष या उससे कम होती है। ये 1 वर्ष या उससे कम होती है, इसलिए पहला ऑप्शन दोस्तों क्या हो गया आपका, गलत हो गया। दूसरा है पूंजी बाजार में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बाजार शामिल होते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। उसके बाद है डेरिवेटिव बाजार में विकल्प और वायदा जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है या इसको शामिल किया जाता है। तो ये कथन में क्या है आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 और 3, यानी कि आपका इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वैज्ञानिक रहस्यमय सेनेका गंस ध्वनियों की जांच के लिए जो सेनेका झील है उसके क्रिएटरों का क्या किया जा रहा है, अध्ययन किया जा रहा है, क्योंकि वहां से कुछ रहस्यमयी आवाजें सामने आ रही हैं। ठीक है, अब सवाल है कि जो फिंगर लेक्स हैं, कौन सी लेक्स, फिंगर लेक्स, ये 11 झीलें हैं इसके अंदर फिंगर लेक्स में, आपको पता होना चाहिए। तो आपको बताने के निम्न कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है।
ठीक है। फिंगर लेक्स का निर्माण प्लिस्टोसिन युग के दौरान ज्वालामुखी गतिविधियों से हुआ था। तो ये क्या है आपका गलत है। जो फिंगर लेक्स है उनका जो निर्माण है वो प्लिस्टोसिन युग में नहीं हुआ। दूसरा है कि इसमें उत्तर दक्षिण दिशा में कुल मिला के कितनी है 11 लंबी सक्रिय और समानांतर झीलें शामिल है। तो ये क्या है आपका सही है। ग्लेशियरों के अंततः पीछे हटने से मलबे के ढेर बन गए जिनको क्या कहा गया रिसेशनल मोरेन। क्या कहा गया रिसेशनल मोरेन कहा गया। तो ये कथन भी आपका क्या है दोस्तों सही है, यानी 2 और 3 आपका इसके अंदर आ जाएगा। देखो हाल ही के शोध में सेनेका झील के तल पर अनेक गड्ढे पाए गए जिनको रहस्यमयी सेनेका गंज की गड़गड़ाहट की आवाज़ का क्या माना जाता है स्रोत माना जाता है। वैज्ञानिकों की मानना है कि ये जो ध्वनियाँ हैं ये गड्ढों से निकलने वाली प्राकृतिक गैस संभवतः मेथेन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पर गोलियों की या बंदूकों की आवाज़ आ रही है, इस तरह का वहाँ पर लगता है। तो इसका जो कारण वैज्ञानिकों ने संभावित कारण बताया वो ये ध्वनि इसका संभावित कारण बताया। नेक्स्ट चलें, अगला सवाल आज का हमारा आखिरी सवाल। हाल ही में अपार, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अपार का मतलब क्या होता है। देखो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है, यानी कि अपार। ये क्या होती है एक आईडी होती है हर स्टूडेंट की। अभी क्या बनेगी एक अपार आईडी बनेगी। ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी लंबे समय से काम चल रहा है। अब सवाल क्या है वो देखते हैं। हाल ही में अपार वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ नई दिल्ली में आयोजित हुआ। संविधान के निम्न में से किस प्रावधान का भारत की शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। तो देखो पहले है डीपीएसपी। तो निश्चित रूप से डीपीएसपी जो है उसके अंदर जो है शिक्षा के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। इसके तहत जब आरटीई कानून आया था हमारा, कौन सा आरटीई 2009, ठीक है, राइट टू एजुकेशन जो 2009 आया था, उसको क्या किया गया था उसके तहत इसको डीपीएसपी में भी कुछ अनुच्छेद जोड़े गए थे और आपका जो मूल अधिकार है उसके अंदर भी अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था 21A जोड़ा गया था। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों है तो उसका शिक्षा का प्रभाव इन पे पड़ता है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों पे भी उसके जो कार्य हैं उसके अंदर शिक्षा भी एक कार्य होता है। तो ये भी सही है। फिर जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है जो अनुसूचित क्षेत्र है उनके लिए तो उसमें भी शिक्षा का जो है अलग से प्रावधान किया गया है। और 7वीं अनुसूची में आपको पता है जो शिक्षा है उसको क्या किया गया है समवर्ती सूची का विषय बताया गया है। यानी कि इन सभी सूचियों में या इन सभी 5 ऑप्शंस में क्या है जो शिक्षा के मामले में अगर कुछ भी प्रभाव होगा तो इनमें कहीं ना कहीं चेंज होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो दोस्तों ये था आज का आपका करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अब मैं बताऊँ कि आपको अगर हमारी इस करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है गुरुजी JURUJI गुरुजी फॉर EXAM ये हमारा क्या है दोस्तों टेलीग्राम चैनल है। इसके ऊपर आप जा करके और ये पीडीएफ फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा हम लोग डेली आपके लिए बहुत सारा जो कंटेंट है वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड आपको करवाते हैं। हमारी जो न्यूज़ होती हैं उसके जो सोर्स होते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन सभी को भी हम लोग क्या देते हैं क्रेडिट देते हैं कि इन्हीं लोगों की वजह से हम लोग आपके लिए इतना ज़बरदस्त करंट अफेयर लेकर के आ पाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अब मिलेंगे हम लोग सोमवार को, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।